नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। प्रेसिडेंट ऑफ भारत पर राजनीति गरमाई हुई है। आप सभी जानते हैं कि अभी विपक्षी दलों का एक गठबंधन बना है जिसका नाम रखा गया है इंडिया। तो आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब इंडिया से प्रॉब्लम होने लगी, तो उसकी इंडिया की जगह वो भारत लिखने लगे। इस भारत शब्द को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। G20 निमंत्रण में इंडिया के बजाय भारत लिखने पर बिफरा विपक्ष भाजपा ने मनसा पर उठाए प्रश्न, और कांग्रेस ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन INDI से डर गई है भाजपा। और भाजपा ने पूछा कि कांग्रेस को देश के गौरव से जुड़े विषय पर आपत्ति क्यों है, नाम बदलने पर नहीं हो रहा विचार। ये आप देखें G20 के दस्तावेजों में भारत नाम है। और संविधान क्या कहता है, भारतीय संविधान को अगर आप लोग पढ़ें तो संविधान अनुच्छेद 1 में लिखा है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसके राज्य और क्षेत्र पहली अनुसूची में निर्दिष्ट होंगे और भारत के क्षेत्रों में राज्यों के क्षेत्र पहली अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहित किए जा सकने वाले अन्य क्षेत्र शामिल किए गए हैं। तो इंडिया भी आप लोगों को देखने को मिलता है, भारत भी देखने को मिलता है। बाकी आप देखते हैं कि हमारे देश में नाम की पर ही राजनीति होती है, नाम बदलना, फिर ये करना वो करना। तो परेशान नहीं होना है। मास्टर कार्ड पर वीजा को वैश्विक स्तर पर टक्कर देगा रुपे कार्ड, दुनिया का डिजिटल इकोनॉमी बनने की राह पर दिखाएगा भारत। G20 बैठक के दौरान RBI अपने उत्पादों को लगाएगी प्रदर्शनी। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। G20 के बारे में हम लोग डेली बात करते हैं, आप लोग एक सामान्य जानकारी G20 के बारे में नीचे रखिए। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। 5 सदस्यीय संविधान पीठ में 16 दिन सुनवाई, दिसंबर तक इस पर फैसला आ जाने की उम्मीद है। ये आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जो विशेष दर्जा मिला हुआ था ना इसे, कि अलग संविधान होने की बात करती थी, सब कुछ खत्म कर दिया गया। अब बाकी देश में जो कानून नियम कानून सब लागू होते हैं वो जम्मू कश्मीर में भी होते हैं। दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है हमारी, और अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखते हैं कि इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। उदय निधि के विवादित बयान पर CGI से हस्तक्षेप का आग्रह। ये आप देखते हैं कि अभी तमिलनाडु के मंत्री और द्रमुक नेता है उदय निधि, इन्होंने सनातन धर्म को खत्म करने वाला जो विवादास्पद बयान दिया हुआ है उसी को लेकर आप देख रहे हैं खूब राजनीति हो रही है। इसरो ने फिर बदली आदित्य L1 की कक्षा, सूर्य का अध्ययन करने 15 लाख किलोमीटर के सफर पर निकले आदित्य L1 की कक्षा फिर बदली गई है। अब यह जिस कक्षा में उससे पृथ्वी की अधिकतम दूरी 40,225 किलोमीटर और न्यूनतम दूरी 282 किलोमीटर है। इससे पहले रविवार को कक्षा बदली गई थी, अब 10 सितंबर को कक्षा बदली जाएगी। इसरो ने कहा है कि चरणबद्ध तरीके से कक्षा बदलते हुए आदित्य को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर पहुंचाया जाएगा। इसके बाद आप देखिए कुछ चरण शुरू होगा, और जिसके बाद यह सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैंग्वेज पॉइंट L1 के चारों ओर कक्षा में प्रवेश करेगा। ये तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। वनडे विश्व कप में KL राहुल, सूर्य कुमार यादव को मौका आप देखें कि मिला हुआ है। ये भारतीय टीम में आप देखते हैं कि रोहित शर्मा कप्तान और हार्दिक पांड्या उप कप्तान, KL राहुल, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव। ये आप लोग देखिए। ये 50 लाख रुपए रिश्वत के आरोप में गेल के निदेशक सहित 5 गिरफ्तार हुए हैं। गैस पाइपलाइन की इस परियोजना से जुड़े ठेकेदारों ने घूस मांगने का आरोप, और CBI ने दिल्ली, नोएडा और विशाखापट्टनम में की छापेमारी। CBI इनकी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। किसका? CBI का। ये जरूर याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? CBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। मोबाइल और लैपटॉप की औसत आयु होगी सिर्फ 5 साल। ई वेस्ट से निपटने के लिए वन पर्यावरण मंत्रालय ने प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल उपकरण की तय की उम्र निर्धारित आयु पूरी करने के बाद इस उपकरण को माना जाएगा ई वेस्ट।
और फिलहाल बड़ी चुनौती बने 134 उत्पादों की जारी की गई औसत आयु, और 10 वर्ष होगी फ्रिज और पंखे की औसत उम्र, वॉशिंग मशीन की 9 वर्ष होगी, और उत्पादों को रिसाइकलर से लेना होगा प्रमाण पत्र। कब उठाया गया कदम है? केंद्र सरकार ने यह कदम तब उठाया जब देश में हर साल करीब 11 लाख टन ई वेस्ट पैदा हो रहा है। हालांकि उनमें अब से अभी सिर्फ 10% का ही संग्रहण हो पा रहा है। ऐसे में देश में ई वेस्ट एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। और वैसे तो केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए पहले भी नियम बनाए थे, लेकिन इन नियमों के तहत ब्रांड उत्पाद को ही इनमें इनके संग्रहण और इसे नष्ट करने की जिम्मेदारी थी। और नए नियम के तहत उत्पादों को इनका संग्रहण करने और नष्ट करने की जिम्मेदारी से मुक्त जरूर किया गया, लेकिन इन्हें हर साल तय मात्रा में ई वेस्ट के रिसाइकलिंग का प्रमाण पत्र लेना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन पर भारी जुर्माना, जेल की भी कार्रवाई हो सकेगी। और आप एक जानिए, इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा है ना, ये सबसे बड़ी चुनौती भी बनी हुई है। राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें दिल्ली, नई दिल्ली इसकी राजधानी। विधानसभा में आप देखिए 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और G20 शिखर सम्मेलन यही हो रहा है ना, तो इसलिए आप देख रहे हैं काफी चर्चा में भी बना हुआ है। माँ और बच्चे के बीच दोबारा रिश्ता स्थापित होने से नहीं किया जा सकता इनकार, ये हाईकोर्ट कह रहा है। माँ को बच्चे की कस्टडी देने से इनकार करने के परिवार न्यायालय के निर्णय को हाईकोर्ट ने किया रद्द, और कहा न्यायालय को अपनाना चाहिए अहम सिविल मुकदमों से अलग दृष्टिकोण। आजकल इस तरह के पारिवारिक मामले भी खूब आ रहे हैं। 123 वर्ष में दूसरा सबसे गर्म दिन रहा था 4 सितंबर। मंगलवार को भी सामान्य से 5 डिग्री ऊपर रहा है। अब आप देखते हैं कि कब गर्मी आ जाती है, कब ठंड आ जाती, मालूम नहीं चलता है। यही जलवायु परिवर्तन का असर है। अब आप देखिए, G20 की बैठक होने दीजिए, क्या होता है उस पर देखते हैं। और G20 के लिए अतिथियों का आगमन भी शुरू हो गया है। राष्ट्रपति बोला दिखाई दे रहे हैं। भारत में आप देखते हैं कि लोकतंत्र की गहरी जड़ों होगी दुनिया देखेगी 2500 साल पुराना गंधार शैली का सोने का झुमका। और मेहमानों को आप देखते को मूंज की डलियों में मिलेगा श्री अन्न भी। चलिए, देसी उत्पाद। आसियान नेताओं के साथ समुद्री सुरक्षा पर होगी पीएम की वार्ता। आज जकार्ता जाएंगे पीएम मोदी, आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है ना, उसी की बात हो रही। कल हम लोगों ने इसके बारे में बात भी की हुई थी। आज आप लोग इसके बारे में एक सामान्य जानकारी लिखिए। महिला आरक्षण के समर्थन में बीआरएस नेता कविता ने 47 दलों को लिखा पत्र। संसद सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने का किया गया आग्रह। और के कविता के पत्र पर भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने साधा निशाना। आप लोगों को बताऊं कि देखिए, महिला आरक्षण के लिए आज की बात नहीं है, बहुत पहले से इसकी मांग उठती आ रही है। अब आप खुद सोच के देख लीजिए, 50% महिलाएं हैं लगभग हमारे देश में, आधी आबादी महिलाओं की है। आप खुद सोचिए कि उनकी आबादी के हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व हर जगह, उन्हें अपना हिस्सा तो मिलना चाहिए ना। और आप देखिए महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, उनका किस तरह से समाधान हो सकता है, ये वो बेहतर जानती है। तो जब उन्हें आप देखते हिस्सेदारी मिलेगी तो वो आगे भी बढ़ेगी। राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाली को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आप देखिए, अभी इनकी सदस्यता बहाल हो गई थी ना। चुनाव पूर्व गठबंधन से हटने पर लागू हो दल बदल कानून। विधि आयोग ने मई 1999 में दी गई थी 170वीं रिपोर्ट में की थी सिफारिश से मानी गई तो गठबंधन के प्रति ज्यादा निष्ठावान होंगे दल। चुनाव के पूर्व गठबंधन हो गया, बाद में आप देखते हैं कि हट जाते हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। नल से जल कनेक्शन की संख्या 13 का यूपी का सबसे तेज है, यूपी का काम। ये आप देखते हैं कि अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए इस मिशन की शुरुआत के समय गांव में नल से जल कनेक्शनों की संख्या 3.23 करोड़ थी। अब आप देखिए, नाम बदलने पर ही पूरी राजनीति होने लगी है। तो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा परेशान। अब सुप्रीम कोर्ट, ये आप देखिए 2016 में जनहित याचिका को खारिज कर केंद्र सरकार का पक्ष भी सुना था। तब केंद्र ने कहा था इंडिया के बदले भारत कहने की जरूरत नहीं है। ये आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नागरिक इंडिया या पर भारत कहने को स्वतंत्र हैं, जो उनके पास है वो कह सकते हैं।
राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये आप देखिए, कल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस था ना, तो उसी अवसर पर आप देखेंगे इस वर्ष 50 स्कूली शिक्षकों, उच्च शिक्षकों के 13 शिक्षकों और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के 12 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। इसमें लोक लेखा समिति के सामने कैग की भारत माला परियोजना रिपोर्ट पेश हुई है। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित लोक लेखा समिति की बैठक में भारत माला परियोजना पर वर्तमान नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पेश की गई है। 3 साल से कम उम्र के बच्चों को स्कूल भेजना गैरकानूनी, हाईकोर्ट कह रहा है। गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को किया खारिज। और गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि 3 साल से कम उम्र के बच्चों को प्री स्कूल जाने के लिए मजबूर करने वाले माता पिता एक गैरकानूनी कृत्य कर रहे हैं। इसमें इसरो ने जारी किया विक्रम लैंडर का 3D चित्र। ये आप देखिए, इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है ना, उसी की बात। समान नागरिक संहिता में मॉडल निकाहनामे का हो सकता है प्रावधान। विधि आयोग के आग्रह पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की महिला विंग तैयार करेगी मॉडल निकाहनामा। एक बात आपको बताऊं कि अभी आजकल आप देख रहे हैं कि समान नागरिक संहिता भी काफी चर्चा में बना हुआ है और 2019 के पहले माना जा रहा है कि ये भी लागू हो सकता है। समान नागरिक संहिता कहने का मतलब है कि सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि अभी कई धर्मों में, जातियों में अलग अलग कानून, सिविल कानून देखने को मिलते हैं, पारिवारिक कानून अलग देखने को मिलते हैं, तो उन सबको एक करने की बात हो रही है। जब एक संविधान है, एक देश है, तो क्यों नहीं एक कानून हो जाता है। उत्तराखंड की जेल में ब्रांडेड कपड़े तैयार करेंगे कैदी। सुद्धोवाला जेल प्रशासन ने ब्रांडेड कपड़े बनाने वाली सिलाई कुई की कंपनी के साथ किया MOU। कंपनी जेल को उपलब्ध कराएगी कच्चा माल, इससे ऑर्डर के अनुसार तैयार किए जाएंगे कपड़े। तो यहां भी आप देखते हैं कि कमाई भी होगी इनकी कैदियों की। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लॉन के कोर्ट में दिए हलफनामे पर विवाद। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा लॉन ने अपने किए पर कोई पश्चाताप प्रकट नहीं किया। इन्होंने पाकिस्तान समर्थित नारे के मामले में आप देखते हैं इन पर सभी हो रहा है। जम्मू कश्मीर के हैं, अब देखिए ये विक्रू कांड हुआ था ना, विकास दुबे के 23 गुर्गों को गैंगस्टर एक्ट में 10-10 साल की सजा हुई है। और आप देखिए कानपुर के बहुचर्चित विक्रू कांड की बात हो रही है। और आप देखिए उसमें विकास दुबे का तो इनकाउंटर कर दिया गया था, मार दिया गया था, आपको मालूम होगा। सजा उत्तेजित करने वाली या फिर शांत परिस्थितियों के आधार पर तय हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट की 5 साल की सजा घटाकर 3 साल सश्रम कारावास की गई, उसी की सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारत के पास कोई वैधानिक दंड नीति नहीं है। यह स्थापित सत्य है कि सजा निर्धारित करते समय उत्तेजित करने वाला और शांत परिस्थितियों के आधार पर फैसला सुनाया जाता है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 1984 की हत्या के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अप्रैल 2019 में मिली 5 साल सश्रम कारावास की सजा को कम करते हुए उसे 3 साल सश्रम कारावास कर दिया है। लड्डू गोपाल के श्रृंगार को वर्ष में 5 दिन खुलता है अनूठा ब्यूटी पार्लर। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दिखा राधा कृष्ण के प्रति आस्था प्रेम का अनुपम। ये आप देखिए पहली बार मंदिर के बाहर स्क्रीन लाखों देखेंगे कान्हा का अभिषेक। श्री कृष्ण जन्म स्थान की बात हो रही मथुरा में। यहाँ भी आप देखिए हिंदू मुस्लिम बना हुआ है ईदगाह मस्जिद को लेकर, और राम कृष्ण श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद बना हुआ है, कोर्ट में ये चल रहा है। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, इसे भी आप लोग पढ़ लिया करिएगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचे आपसे। इससे मेंस में, मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग भी आ सकती है, क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है, निबंध भी पूछा जा सकता है। और समय की मांग है एक साथ चुनाव करवाना। और आप लोगों को इसके बारे में एक क्लास विस्तार से हम लोग ले चुके हैं, फिर भी एक और आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं। इन दिनों एक देश एक चुनाव का मुद्दा चर्चा में है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस पर मंथन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। एक साथ चुनाव से आशय लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने से है। चुनाव प्रक्रिया को सुसंगत
बनाना भी इसका उद्देश्य है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरे देश में सभी लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए एक ही दिन में चुनाव करा लिए जाएं। इसके बजाय चुनाव प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपादित कराई जा सकती है ताकि निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता एक ही दिन में लोकसभा और विधानसभा के लिए मतदान कर सके। कहने का इनका मतलब सीधा सा ही है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन तय कर लिया जाओ, इसी दिन पूरे वोट पड़ जाए, नहीं, एक 5 साल में एक बार हो, ये कह रहे हैं। और आप जैसे हम हैं, आप हैं, मतदाता हैं, तो एक दिन हम वोट करने जाएं और लोकसभा और विधानसभा के लिए करके आएं, ये कहने का मतलब इनका। और इसके बजाय चुनाव प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपादित कराई जा सकती है ताकि निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता एक दिन ही लोकसभा और विधानसभा के लिए मतदान करके आए। और स्वतंत्रता के बाद देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ संपन्न होते रहे। 1952 में देखिए, 1957 में, 1962 में, 1967 में। लेकिन आप देखते हैं कि ये क्रम 1967 के बाद टूट जाता है। इसके बाद से इसकी फिर से संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, और क्योंकि 1968-69 में कुछ विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई थी। और इसी सिलसिले में विधि आयोग की 1999 में आई चुनाव कानून पर सुधार रिपोर्ट उल्लेखनीय है। उसके अनुसार एक साथ चुनाव का क्रम टूटने का मुख्य कारण अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग और विधानसभाओं का भंग होना है, राष्ट्रपति शासन। हालांकि 356 के उपयोग के आसार बहुत सीमित हो गए हैं, इसलिए अलग अलग कराए जाने के बजाय लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार कराया जाना आदर्श होगा। कई समितियों ने एक साथ चुनाव के विचार का समर्थन भी किया। कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय मामलों से जुड़े संसद की स्थायी समिति ने 17 दिसंबर 2015 को राज्यसभा में प्रस्तुत एक रिपोर्ट में बताया कि सभी दलों को एक साथ चुनाव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। विशेष रूप से आप देखिए, आर्थिक विकास की गति को देखते हुए यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि बार बार चुनाव के चलते लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता के कारण कई परियोजना का काम अटक जाता है। नीति आयोग का पत्र भी यही कहता है। विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया कि जिन विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के 6 महीने बाद होने हैं, उनके चुनाव भी लोकसभा के साथ ही करा लिए जाएं, और भले ही परिणाम 6 माह बाद उनके कार्यकाल समाप्ति पर घोषित किए जाएं। क्या एक साथ चुनाव कराना वाकई लाभदायक है? संवेद स्वयं में इसका उत्तर हाँ में ही निकलेगा। कम से कम 4 पहलू इसके फायदों की पुष्टि करते हैं। सबसे पहला तो यह कि एक बार चुनाव के कारण लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता के चलते कई विकास परियोजनाएं गतिरोध का शिकार हो जाती हैं और कल्याणकारी कार्यक्रम भी ठहर जाते हैं। एक साथ चुनाव होने से विकास गतिविधियों पर आचार संहिता का प्रभाव न्यून किया जा सकेगा। दूसरा लाभ चुनाव प्रक्रिया पर होने वाले खर्च की लागत घटने के रूप में मिलेगा। विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा और विधानसभा चुनाव का खर्च लगभग बराबर होता है। लोकसभा चुनाव का व्यय जहां भारत सरकार वहन करती है, वहीं विधानसभा चुनावों का खर्च संबंधित राज्य की सरकारों को उठाना पड़ता है। जबकि एक साथ चुनाव में केंद्र और राज्य आधा खर्च उठाकर ही चुनाव करा सकते हैं। इससे आप देखिए, पार्टी और प्रत्याशियों का खर्च भी व्यापक स्तर पर घटेगा। तीसरा लाभ देखिए, चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी कठिनाइयों के हल में मिलेगा। चुनाव कराना लॉजिस्टिक्स के लिहाज से बड़ी चुनौती है, और जिसके लिए आप देखिए भारी मात्रा में संसाधन और समन्वय की आवश्यकता होती है। चुनाव आयोग को वोटिंग मशीन से लेकर मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था करनी पड़ती है। मतदान कर्मियों में बड़ी संख्या में आप देखते हैं कि शिक्षकों की होती है। उन्हें यह दायित्व मिलने से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। अन्य विभागों का कामकाज भी प्रभावित होता है। कई प्रशासन से लेकर सुरक्षा बलों जैसे तमाम इकाइयों की सक्रियता भी बढ़ानी होती है, और व्यापक स्तर पर संसाधन केंद्रित इस प्रक्रिया को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दोहराना पड़ता है। और इन तीनों फायदों से इतर एक साथ चुनाव का सबसे बड़ा लाभ मतदान में बढ़ोतरी के रूप में दिख सकता है। स्पेन में हुए 2 अध्ययनों में यह सामने आया कि एक साथ चुनाव और मतदाताओं की सक्रियता सहभागिता में सकारात्मक अंतर्निहित संबंध है। और एक तरह से आप देखिए कि आपको मालूम रहेगा कि 5 साल में एक बार ही तो जाना है, तो आप चले जाएंगे। अब आप देखिए 5 साल में कई बार जाना पड़े आपको, तो आप फिर भी आप में आलस आने लगता है, अरे छोड़िए कौन जाए। तो आप देखते हैं कि भारत में भी इसके प्रमाण मौजूद हैं। अभी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, तेलंगाना में लोकसभा के साथ विधानसभा और चुनाव कार्यक्रम है। वर्ष 2019 में हुए चुनाव में आंध्र प्रदेश में 80.38% मतदान हुआ, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 82.11%, उड़ीसा में 73.23%, सिक्किम में 81.41% और तेलंगाना में 62.44%, जबकि मतदान का राष्ट्रीय औसत 67.4% था। इस प्रकार देखें तो तेलंगाना को छोड़कर उन सभी राज्यों में मतदान का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है, जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए हैं।
एक साथ चुनाव के विरोधों की दलील यह है कि ऐसा होने से राष्ट्रीय मुद्दे अधिक केंद्र में रहेंगे, जिसका फायदा किसी एक दल को लोकसभा और विधानसभा यानी कि दोनों चुनाव में मिल सकता है। इस विचार को मूल रूप देने की राय में अन्य कुछ चुनौतियां भी हैं। इसके बावजूद नीति आयोग और विधि आयोग का मानना है कि यह विचार अमल में लाए जाने के लिहाज से पूरी तरह व्यवहारिक है। कुछ लोगों को यह भी आशंका भी सता रही है कि एक साथ चुनाव संबंधी संवैधानिक प्रावधान संघीय ढांचे को कमजोर कर राज्यों की स्वायत्ता को घटाएगा, और ये चिंताएं कुछ बड़ा चढ़ाकर ही व्यक्त की जा रही हैं। और भारत में मतदाताओं की प्राथमिकताएं कई अलग अलग पहलुओं से निर्धारित होती हैं। उनमें आप देखिए निवर्तमान सरकार के प्रदर्शन से लेकर स्थानीय मुद्दे पर की भूमिका होती है। इसलिए लगता नहीं कि दूसरे इससे मतदाता की दुविधा का शिकार होगा। दिल्ली उड़ीसा के चुनाव परिणाम प्रत्यक्ष प्रमाण है। लोकसभा और विधानसभा में मतदाताओं की पसंद कैसे बदल जाती है। वे राष्ट्रीय और राज्य से जुड़े मुद्दों का निर्विच्छिन्न ढंग से निर्धारण करने में सक्षम है। इसलिए एक साथ चुनाव जैसी संवादित पहल पर समग्रता से विचार किए बिना उसे खारिज करना बुद्धिमानी नहीं होगा। देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी अनुसंधान है। इनके लेखकों के निजी विचार हैं। चलिए ये आप देखिए आदित्य सिन्हा हैं और विवेक देवराय हैं। तो मैं कहता हूँ चुनाव आए एक साथ एक चुनाव की बात हो रही है ना, जो एक देश एक चुनाव की, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा। मोहब्बत की दुकान पर नफरत का माल, यदि उदयनिधि का दुरुस्त से भरा बयान अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो फिर हेट स्पीच क्या होता है। चलिए छोड़िए, आप लोग देख रहे हैं सब चल रही हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, सब बातें हो रही हैं। पढ़ना हो आपको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आत्मसंतुष्टि एक ऐसा भाव है जो यदि एक बार मनुष्य के भीतर उत्पन्न हो जाए तो वह लोभ, लिप्सा, ईर्ष्या और द्वेष जैसे दुर्गुणों के जंजाल से स्वतः मुक्त हो जाता है। और आत्मसंतुष्टि अगर आ गई तो यकीन मानिए कि आपकी 90% 95% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पढ़ा करिएगा इसे। व्यर्थ का विवाद G20 के दौरान आप देखिए राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले रात्रि भोज के निमंत्रण पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, उसी को लेकर चल रहा है सब। डेंगू का कह रहा था, डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिम्मेदारों को अपने नजरिए में बदलाव लाना होगा, अन्यथा हर वर्ष डेंगू इसी तरह का कहर बढ़ पाएगा। उत्तराखंड में डेंगू का डंक गहराता जा रहा है। एक तो गंदगी और आप देखिए ध्यान रखना चाहिए साफ सफाई को भी। कार्बन उत्सर्जन पर रोक जरूरी है। आगामी 27-28 सितंबर को जर्मनी के मेस्से ब्रेमेन शहर में कार्बन अवशोषण उपयोग भंडार पर केंद्रित विश्व के अग्रणी कार्यक्रम कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी एक्सपो यूरोप का आयोजन होने जा रहा है। और इसका मकसद वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण से जुड़ी परियोजनाओं और नवीनतम शोधों को सार्वजनिक करना है। इस कार्यक्रम में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और वायुमंडल में पहले से ही विद्यमान कार्बन को हटाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन से निपटना आज सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती में से एक है। दुनिया वैश्विक तापमान को आप देखिए 1.5 डिग्री सेल्सियस तक स्थिर रखने के लिए चिंतित है। औद्योगिक युग की शुरुआत के बाद से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर काफी बढ़ गया है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के अनुसार औद्योगिक क्रांति के बाद से मनुष्यों ने वायुमंडल में 2000 गीगाटन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के अनुसार जलवायु परिवर्तन को कम करने की लड़ाई में कार्बन अवशोषण एक आवश्यक तकनीक है। जंगल, मृदा और आप देखिए महासागर प्राकृतिक रूप से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। एक वर्ष में एक परिपक्व पेड़ कार्बन वायुमंडल से लगभग 22 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और वन वायु गुणवत्ता के सुधार में सहायक है। अधिक कार्बन संग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए वृक्ष आवरण का विस्तार जरूरी है। कार्बन अवशोषित की यह प्राकृतिक प्रणाली बाधित ना हो, इसके लिए आप देखिए जंगलों को दावानल अंधाधुंध कटाई से महफूज रखने की आवश्यकता है। पेड़ों के अलावा आप देखिए मिट्टी भी स्वाभाविक रूप से कार्बन सोखने का काम करती है। महासागर भी एक प्रमुख कार्बन सिंक है और जिसमें आप देखिए मैंग्रोव, समुद्री घास और समुद्री शैवाल कार्बन अवशोषण कर पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली सुनिश्चित करते हैं। कार्बन अवशोषण की यह एक आधुनिक कृत्रिम तकनीक कार्बन अवशोषक संयंत्रों की स्थापना है। ऐसे संयंत्र वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर इसे ठोस उत्पादों में परिणत करते हैं और ये जलवायु परिवर्तन के खिलाफ योद्धा की भूमिका निभाते हैं। आइसलैंड के ओरका में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन अवशोषक संयंत्र स्थापित हो रहा है, जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके उसे पत्थर में बदल सकता है। बहरहाल वायुमंडल में विद्यमान कार्बन का अवशोषण सुनिश्चित कर मानवता की रक्षा निश्चित तौर पर की जा सकती है। चलिए यहाँ भी आप देखिए छोटे छोटे कॉलम रहते देख सकते हैं। कुशल हाथों में देश का भविष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का 200 करोड़ कुशल हाथों का देश है
और भारत के ये नौजवान इसके सबसे बड़ी ताकत इसलिए है क्योंकि युवाओं की यह आबादी रचनाधर्मिता, सोच, सृजनात्मकता से ओतप्रोत है। युवाओं की मदद से कोई भी देश विकास की नई पटकथा लिख सकता है, बशर्ते इनके पास अपनी योग्यता दिखाने के लिए भरपूर अवसर हो। और युवा ताकत की कमजोरियां भी है। एक बात आप सभी जानते हैं कि अगर इन्हें मौका मिला और भारत ने इसका फायदा उठाया तो आप यकीन मानिए कि फायदा जरूर आप आगे बढ़ेंगे। अगर फायदा नहीं उठाया तो आप सभी जानते हैं कि नुकसान होगा युवाओं। तो फायदा उठा ले भारत। इसी में आप देखते हैं जीत की हैट्रिक पर भाजपा की नज़र। उत्तराखंड में आप देखेंगे मुफ्त की रेवड़ियों पर राजनीति क्यों हो रही है। अब आप देखिए हरियाणा में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, चल पड़ी आप देखते हैं। उपभोक्ताओं के नामिनी सुनिश्चित करें, बैंक सीतारमण करें। वित्त मंत्री ने कहा ऐसा करने से बिना दावे वाले जमा राशि की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। जिम्मेदार फाइनेंसिंग इकोसिस्टम का निर्माण आवश्यक है, एक भी लापरवाही पड़ सकती है भारी। अगस्त में नरम पड़ा देश का सेवा क्षेत्र आप देखेंगे। तेल उत्पादन में कटौती बढ़ा सकते हैं रूस, सऊदी अरब। एक गो फर्स्ट ने 10 सितंबर तक आप देखिए सभी उड़ानें रद्द की हुई है। ये दिवालिया के कगार पर खड़ी हुई है ना। 6 करोड़ से ज़्यादा आईटीआई का निपटान हुआ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का। ऑप्टिमस और कॉर्निंग में संयुक्त उद्यम के लिए करार हुआ है। वाहनों की खुदरा बिक्री 9% बढ़ी, मुद्रास्फीति पर 4% पर रखने के लिए प्रतिबद्ध है, दास करें आरबीआई गवर्नर ने कहा है। मुद्रास्फीति में आप देखते हैं कि क्रय शक्ति, मुद्रा की एक तरह से आप देखते हैं कि क्रय शक्ति घट जाती है। मान लीजिए पहले काम जो आप 100 रुपये में कर ले रहे हैं उसी काम के लिए अब आपको 200 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। अगले कुछ महीने में महंगाई ऊंची रहेगी, 1 घंटे में होगा शेयर सौदों का निपटान, सेबी ने कहा है। केबीसी के 15वें सीजन के पहले करोड़पति बने विजेता जसकरण। चिकित्सा उपकरणों को दवा के दायरे में रखना सही है, ये हाईकोर्ट कह रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। रूस ने यूक्रेन पर फिर ताबड़तोड़ हमले किए। ये आप सभी जानते हैं ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। रूस यूक्रेन के बीच लंबे समय से आप देखते रहे कि क्या चल रहा है, फेडरेशन चल रहा है। मणिपुर पर यूएन की टिप्पणी को भारत ने बताया अनुचित व भ्रामक। आयोग ने कहा टिप्पणी में मणिपुर की स्थिति से निपटने को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी का अभाव है। मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन व दुर्व्यवहार होने की संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों के आरोप को भारत ने खारिज कर दिया। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। कंबोडिया में स्कूल यात्रा के दौरान भारतीय छात्रा की मौत से अन्य अभिभावक चिंतक हैं। ताइवान में रेत की कलाकृति देख लीजिए। अमेरिका की फर्स्ट लेडी कोरोना पॉजिटिव, बाइडेन के भारत दौरे पर असर नहीं, लेकिन आप देखेंगे। कैलिफोर्निया में सड़कों का नाम भारतीय मूल के दिवंगत पुलिस अधिकारी पर। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में राजमार्ग 33 के एक खंड का नाम भारतीय मूल के दिवंगत पुलिस अधिकारी रोनिल सिंह के सम्मान में रखा गया है। वापस ऑस्ट्रेलिया लौटा आइस ब्रेकर। ये अंटार्कटिक डिवीजन का आइस ब्रेकर आरएसबी नुयाना जहाज अंटार्कटिक में किसी अनुसंधान स्टेशन से अपने बेस पर वापस लौट गया है। एक खेल का क्षेत्र, और आप देखते हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा खेल को ही किसे, क्रिकेट को पसंद किया जाता है। फराटा धाविका हेमा दास अस्थायी तौर पर निलंबित हुई है। राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी ने अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है इन्हें। पेडोसेन चीन ओपन के पहले दौर में बाहर हुए हैं। ये आप देखिए बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। अरीना सबालेंका ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। अलकराव मेदवेदेव भी आगे बढ़े। यूएस ओपन की बात हो रही है। जड़ से उपचार के लिए होम्योपैथी देखिए जीवन के है अनमोल। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को मनाया जाता है। दवाओं से सावधानी रखें और खुद को स्वस्थ रखें। स्वस्थ होना जरूरी है।
सेवा में शामिल होने के बाद बीमार कर्मचारी को बाहर करना अनुचित है, हाईकोर्ट कह रहा है। बीएसएफ के चयनित कांस्टेबल की याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने जवाब दिया है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला जहाज बना विक्टोरिया। 1522 में आज ही के दिन स्पेनिश जहाज विक्टोरिया दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला जहाज बना था। पुर्तगाल के फर्डिनेंड मैगलन 5 जहाजों और 260 चालक दलों के सदस्यों के साथ आप देखिए 20 सितंबर 1519 को स्पेन से रवाना हुए थे। इस यात्रा के दौरान मैगलन सहित 242 की मृत्यु हो गई थी। सोचिए, आतंकी हमले में मारे गए म्यूनिक ओलंपिक के 11 एथलीट। 1972 में आज ही के दिन म्यूनिक ओलंपिक के दौरान फिलिस्तीन आतंकियों ने 11 इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बनाकर उनकी हत्या कर दी थी। इजरायल जर्मनी की जेलों में बंद लगभग 200 आतंकियों को रिहाई के लिए घटना को अंजाम दिया गया था। इसके बाद ओलंपिक सुरक्षा में कई बदलाव हुए। स्वतंत्रता संग्राम में शरत चंद्र बोस ने दिया उल्लेखनीय योगदान। स्वतंत्रता सेनानी शरत चंद्र बोस का जन्म 1889 में आज ही उड़ीसा के कटक जिले में हुआ। शुरुआत में कोलकाता में बैरिस्टर के रूप में काम किया। 1936 में बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। छोटे भाई सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के गठन में योगदान दिया। सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद आईएनए सैनिकों के परिवारों को सहायता प्रदान करने का बीड़ा भी इन्होंने उठाया था। कैंसर की दर्द से मुक्ति दिलाएगा सिंथेटिक यौगिक। आईआईटी बेचू के विज्ञानियों को 5 वर्ष की शोध के बाद मिली सफलता। व्यवसायिक प्रयोग हेतु प्रक्रिया शुरू हुई। टाटा कैंसर संस्थान मुंबई और अमेरिका की लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में परीक्षण सफल भी रहा है। क्या होता है यौगिक? 2 या 2 से अधिक तत्वों या फिर पदार्थों जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया करके रासायनिक बंधों द्वारा आपस में मिलकर एक नए पदार्थ निर्माण करते हैं तो यह नया पदार्थ यौगिक कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक निश्चित अनुपात में मिलकर पानी बनाते हैं। सिंथेटिक यौगिक ऐसे पदार्थ हैं जो प्रकृति से उत्पादित होने के बजाय मानव संश्लेषित करके बनाते हैं। यह मानव द्वारा किसी रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से रासायनिक या फिर आप देखिए जैव संश्लेषण के द्वारा निर्मित किया जाता है। पानी एक प्राकृतिक यौगिक है। और हरे रंग के दुर्लभ पक्षी की सर्वश्रेष्ठ तस्वीर, ये आप देखिए हरे रंग के इस दुर्लभ पक्षी टेनेजर क्लोरोक्राइसा फोनिकोटेस की इस बेहद आकर्षक तस्वीर को वर्ल्ड वर्क पक्षी फोटोग्राफी प्रतियोगिता में सबसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। और इक्वाडोर के मस्पी अमागुसा रिजर्व में इस तस्वीर को कैमरे में निकोलस रियूसेंस ने कैद किया है। माइक्रो आरएनए थेरेपी से रोक सकता है ट्यूमर का विकास, यह अनुसंधान कह रहा है। देसी तकनीक से देश में बढ़ाएंगे बच्चियों की संख्या। परियोजना में आईआईटी दिल्ली व मद्रास IVRI बरेली लुवास हिसार ईवी के 17 विज्ञानी शामिल हैं। मैग्नेटो इलेक्ट्रिक फोरेंसिक तकनीक करेंगे प्रयोग। इसमें आप देखेंगे एक्स गुणसूत्र को पृथक कर लिया जाएगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रो फोरेंसिक तकनीक में चार्ज के अंतर के आधार पर दोनों गुणसूत्रों को अलग करेंगे। सरकार पर आर्थिक बोझ भी कम होगा इससे। शॉर्टकट लेने के लिए खुद दी चीन की दीवार, देख लीजिए। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। और इस तरह से आप देखें आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बताइएगा। बस मेहनत करते रहिए आप लोग हर हाल में, ठीक है।